नमस्कार। आज हम झारखंड की जनजातीय कला और संस्कृति की यूं कहें कि उसकी रंगीन दुनिया में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास जो स्रोत हैं वो हमें इस विषय की हर परत को खोलने में मदद करेंगे, बिल्कुल एक गाइड की तरह। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों की शुरुआत सीधे कला से नहीं बल्कि झारखंड के भूगोल से होती है। हाँ, ये बहुत सही तरीका है। जी, क्योंकि किसी भी समुदाय की संस्कृति उसकी जमीन, उसके जंगल और उसके नदियों से ही तो जन्म लेती है। तो चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले झारखंड के नक्शे को समझते हैं। हमारे सामने जो स्रोत हैं उसमें झारखंड के पड़ोसी राज्य दिखाए गए। उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम की जो सीमा है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश दोनों से लगती है। जी। और इसमें राज्य की लंबाई चौड़ाई का भी जिक्र है। उत्तर से दक्षिण तक इसकी लंबाई 380 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक 463 किलोमीटर है। ये हमें इसके फैलाव का एक अंदाजा देता है। हाँ, और साथ ही सबसे बाहरी जिलों के नाम भी दिए गए हैं, जैसे उत्तर में साहेबगंज और दक्षिण में पश्चिमी सिंहभूम। पूर्व में पाकुड़ और पश्चिम में गढ़वा। अच्छा, भूगोल के बाद यहाँ प्रशासनिक विभाजन की बात की गई है, मतलब शासन चलाने के लिए राज्य को कैसे बांटा गया है। बताया गया है कि झारखंड में कुल 5 प्रमंडल यानी एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं। और इन पांचों में जो सबसे नया है वो है कुल्हान प्रमंडल। अच्छा। चलिए एक एक करके देखते हैं कि किस प्रमंडल में कितने जिले हैं। सबसे बड़ा है उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले हैं। जी। फिर संथाल परगना में 6 जिले हैं। और दक्षिणी छोटा नागपुर में 5 जिले हैं। आखिर में आते हैं पलामू और कुल्हान। इन दोनों में 3-3 जिले हैं। ये विभाजन समझने से हमें आगे की चर्चा में आसानी होगी, खासकर जब हम किसी खास जनजाति के क्षेत्र की बात करेंगे। सही कहा। अब हम आते हैं उस हिस्से पर जो इस चर्चा का यूं कहें कि दिल है, जनजातीय परिचय। किसी समुदाय को जनजाति का दर्जा आखिर मिलता कैसे है, इसके 2 आधार बताए गए हैं। पहला आधार है प्रजाति या रेस। स्रोत के अनुसार झारखंड की ज्यादातर जनजातियां प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह से हैं। ये थोड़ा तकनीकी शब्द है, इसका आसान मतलब क्या हुआ? आसान शब्दों में ये एक बहुत ही प्राचीन मानव वंश समूह है जो दक्षिण एशिया और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों से जुड़ा माना जाता है। इससे उनकी जड़ों की प्राचीनता का पता चलता है। अच्छा। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण आधार है वो है संवैधानिक भारतीय संविधान का अनुच्छेद 342। मतलब राष्ट्रपति एक अधिसूचना जारी करके किसी समुदाय को जनजाति के रूप में सूचीबद्ध करते हैं। बिल्कुल, तभी उन्हें आधिकारिक तौर पर यह दर्जा मिलता है। अच्छा, यहाँ कुछ और नाम भी दिए गए हैं जो इन समुदायों के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे आदिवासी नाम, ये ठक्कर बापा ने दिया था। जी, ये एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। इसके अलावा वनवासी, आदिम जाति और गिरिजन जैसे नाम भी प्रचलित हैं। ये नाम उनके जंगल से जुड़े जीवन और पहाड़ों में निवास को दर्शाते हैं। सही। अब एक बहुत ही जरूरी अपडेट पर आते हैं जो 2022-24 का है। जनजातियों की कुल संख्या अब 33 हो गई है। हाँ, पहले ये 32 थी। तो ये बदलाव कैसे हुआ? ये बदलाव 2 वजहों से हुआ है। पहला, एक नई जनजाति पुरान को इस सूची में जोड़ा गया है। पुरान। और दूसरा, भोक्ता समुदाय जो पहले अनुसूचित जाति यानी एससी में था, उसे अब खरवार जनजाति के एक हिस्से के रूप में अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा दिया गया है। अच्छा, तो ये सूची मतलब बदलती रहती है? जी, ये स्थिर नहीं है। अब इन 33 जनजातियों को भी देखिए 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी है प्रमुख जनजातियां, जिनकी संख्या 24 है। जैसे संथाल, उराम, मुंडा, हो, ये बड़े समूह हैं। और दूसरी श्रेणी है आदिम जनजातियां, जिन्हें हम अंग्रेजी में पीवीटीजीज कहते हैं। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। जी, ये वो 8 जनजातियां हैं जिन्हें विकास की सबसे ज्यादा जरूरत है। इनके नाम हैं माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, कोरवा, बिरहोर, असुर, परहेया, बिरजिया और सबर। एक साथ इतने नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये 8 समूह विशेष ध्यान के केंद्र में हैं। बिल्कुल। और 2022 का एक और अपडेट भी है। खरवार जनजाति के पर्याय के रूप में 8 और समुदायों को मान्यता दी गई है, जिनमें देशवारी, गंजू और भोक्ता जैसे नाम शामिल हैं। ये उनके पहचान को और मजबूत करता है। चलिए अब कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातीय आबादी 86 लाख से ज्यादा है, जो राज्य की कुल आबादी का 26.2% है। मतलब हर चौथा व्यक्ति आदिवासी है। वाह। और अगर पूरे भारत के संदर्भ में देखें तो जनजातीय आबादी के मामले में झारखंड 6ठे स्थान पर है,
देश की कुल एसटी आबादी का 8.3% हिस्सा यहीं रहता है। यहाँ एक पाई चार्ट है जो दिखाता है कि इन 86 लाख लोगों में कौन सी जनजाति कितनी है। संथाल जनजाति सबसे बड़ी है, कुल ट्राइबल आबादी का 34%। उनके बाद लगभग 20% के साथ उरांव दूसरे नंबर पर है। फिर 14% के साथ मुंडा और लगभग 9% के साथ हो जनजाति आती है। मतलब ये 4 जनजातियां मिलकर ही कुल जनजातीय आबादी का लगभग 77% हिस्सा बनाती है। और उन 8 आदिम जनजातियों पीवीटीजीज का क्या? वो कुल जनजातीय आबादी का सिर्फ 3.38% है। बहुत कम। जी, और उनमें भी सबसे बड़ी आबादी माल पहाड़िया की है, लगभग 46%। अच्छा। उनके बाद सौरिया पहाड़िया 16% और कोरवा 12% आते हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि कुछ आदिम जनजातियों की संख्या बहुत ही कम है, जैसे बिरहोर, वो सिर्फ 4% है। ये तो हुई आबादी की बात। अब जरा इनकी भाषाओं पर गौर करते हैं। भाषाविद जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार यहाँ 2 प्रमुख भाषा परिवार हैं। पहला है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक परिवार के अंदर मुंडा भाषा समूह आता है, जिसमें संथाली, मुंडारी और हो जैसी भाषाएं शामिल हैं। तो मतलब झारखंड की ज्यादातर जनजातियां इसी परिवार की भाषाएं बोलती हैं। जी, बिल्कुल। और दूसरा परिवार है द्रविड़। ये दिलचस्प है क्योंकि द्रविड़ भाषाएं तो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। बिल्कुल। यहाँ उरांव जनजाति की कुडुख भाषा और माल पहाड़िया और सौरिया पहाड़िया की मालतो भाषा द्रविड़ परिवार की हैं। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि इन जनजातियों का ऐतिहासिक संबंध दक्षिण भारत से रहा होगा। हाँ, ये इसी बात का संकेत देता है। बहुत दिलचस्प। अब समाज की बनावट को समझते हैं। यहाँ बताया गया है कि समाज पितृसत्तात्मक है, यानी परिवार और समाज में पुरुषों की मुख्य भूमिका होती है और ज्यादातर एकल परिवार का चलन है। सामाजिक व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है गोत्र, जिसे स्थानीय तौर पर किली, कुंदा या पारी भी कहते हैं। हर गोत्र का एक प्रतीक चिन्ह होता है, जिसे टोटम कहते हैं, जो कोई पेड़, जानवर या पक्षी हो सकता है। और इसके 2 नियम बहुत सख्त हैं। पहला, एक ही गोत्र में शादी करना बिल्कुल मना है। जी, समगोत्रीय विवाह वर्जित है। और दूसरा, अपने गोत्र के प्रतीक चिन्ह को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना पाप माना जाता है। ये प्रकृति के प्रति उनके गहरे सम्मान को दिखाता है। सही बात है। अब आते हैं विवाह संस्कारों पर। यहाँ कई तरह के विवाह प्रचलित हैं। पहला है क्रय विवाह, जिसमें वर पक्ष की तरफ से वधू पक्ष को वधू मूल्य दिया जाता है। इसे संथाल में सदाई बापला और मुंडा में कुरी गुनोंग कहते हैं। दूसरा है विनिमय विवाह, जिसे गोड़ट भी कहते हैं। इसमें 2 परिवार आपस में बेटियों की अदला बदली कर लेते हैं। ये तरीका लगभग सभी जनजातियों में मिल जाता है। फिर है सेवा विवाह। इसमें अगर कोई लड़का वधू मूल्य नहीं दे पाता तो वो शादी से पहले अपने होने वाले सास ससुर के घर रहकर उनकी सेवा करता है। अच्छा, संथालों में इसे जवाई बापला कहते हैं। जी, एक और प्रकार है हठ विवाह। ये काफी अलग है। हाँ, इसमें लड़की अपनी पसंद के लड़के के घर जाकर जबरदस्ती रहने लगती है, जब तक कि लड़के वाले शादी के लिए मान न जाएं। हो जनजाति में इसे अनादर विवाह कहते हैं। और संतालों में निर्बोलक। जी, इसके अलावा हरण विवाह भी है, जिसमें लड़की का अपहरण करके शादी की जाती है। ये सौरिया पहाड़िया जनजाति में काफी प्रचलित है। फिर सहपलायन, जिसमें लड़का लड़की अपनी मर्जी से भागकर शादी कर लेते हैं। ये मुंडा और खड़िया जनजाति में होता है। और अंत में विधवा विवाह का भी जिक्र है, जिसे बंजारा जनजाति में सगाई कहा जाता है। अब बात करते हैं धार्मिक मान्यताओं की। इनका प्रमुख धर्म सरना है, जो पूरी तरह से प्रकृति की पूजा पर आधारित है। ये मूर्ति पूजक नहीं है। इनके सबसे बड़े देवता सूर्य हैं, जिन्हें ये सिंगबोंगा कहते हैं। गांव की पुजारी को पाहन, देवरी या नायके कहा जाता है। और यहाँ एक विशेष समूह टाना भगत या साफा होड़ का भी जिक्र है, जो पूरी तरह शाकाहारी होते हैं और अपने धर्म को लेकर बहुत निष्ठावान माने जाते हैं। इसी संस्कृति से जुड़े 3 महत्वपूर्ण संस्थान हैं। पहला है अखड़ा। ये गांव के बीच का एक खुला मैदान होता है, जहां पंचायत की बैठकें होती हैं और शाम को नाच गाना भी होता है। एक तरह से गांव का कल्चरल सेंटर है। दूसरा है सरना, जो गांव का पवित्र पूजा स्थल है। ये आमतौर पर पेड़ों का एक झुंड या पवित्र उपवन होता है, जहां गांव के देवता निवास करते हैं। और तीसरा सबसे अनोखा संस्थान है युवागृह है, जिसे डॉर्मेट्री भी कहते हैं। ये एक तरह का ट्रेनिंग सेंटर होता है, जहां अविवाहित लड़के लड़कियों को अपनी संस्कृति, परंपराओं और सामाजिक नियमों की शिक्षा दी जाती है। उरांव जनजाति में इसे धुमकुड़िया और मुंडा में गिटियोड़ा कहते हैं। जी, चलिए अब कुछ प्रमुख जनजातियों के बारे में थोड़ी और गहराई से जानते हैं।
शुरुआत करते हैं संथाल जनजाति से। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति, जैसा हमने देखा था, ये कुल जनजातीय आबादी का 34% है। इनका मुख्य निवास क्षेत्र संथाल परगना है, जिसे पुराने जमाने में दामिने कोह कहा जाता था। इनकी सामाजिक व्यवस्था बहुत संगठित है। इनके युवा गृह को घोटुल और ग्राम प्रधान को माझी कहते हैं। और ये 1855 के संथाल विद्रोह के लिए भी जाने जाते हैं। जी, ये उनकी लड़ाकों और संगठित भावना को दिखाता है। अब बात करते हैं उरांव जनजाति की, जो दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। उरांव खुद को कुड़ोक कहते हैं और माना जाता है कि वे मूल रूप से दक्षिण भारत के दक्कन क्षेत्र से आए थे। हाँ, इनकी भाषा कुड़ुक भी तो द्रविड़ परिवार की है। बिल्कुल, इनका युवा गृह धुमकुड़िया बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें लड़कों के लिए जोंक एड़पा और लड़कियों के लिए पेल एड़पा अलग अलग होते हैं। और इनकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये झारखंड की सबसे शिक्षित और प्रगतिशील जनजाति माने जाते हैं। ये वाकई खास बात है। बिल्कुल। अब आते हैं मुंडा जनजाति पर। झारखंड की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। इनकी खास बात यह है कि ये मुख्य रूप से सिर्फ झारखंड में ही पाए जाते हैं। और माना जाता है कि इन्होंने ही यहाँ नाग वंश की स्थापना में मदद की थी। जी। इनकी भाषा मुंडारी है और इनके गांव के मुखिया को भी मुंडा ही कहते हैं। अब चौथी प्रमुख जनजाति है हो, जिन्हें कोल्हान के लड़ाका कोल भी कहा जाता है। इनका निवास कोल्हान प्रमंडल में है और इनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है इनकी अपनी लिपि वारंगछिती। अपनी लिपि? जी, जिसे लोकोबोद्रा नाम की विद्वान ने विकसित किया था। अपनी लिपि होना किसी भी समुदाय के लिए बहुत गर्व की बात है। वाह। और इनकी शासन व्यवस्था, मुंडामान की शासन व्यवस्था को भारत की पहली गणतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। ये तो कमाल की जानकारी है। सही में। अब अगर हम इन सभी जनजातियों की आजीविका को देखें तो उसे 4 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहली श्रेणी है स्थायी कृषक की। इसमें संथाल, उरांव, मुंडा, हो जैसी बड़ी जनजातियां आती हैं जो अब सामान्य किसानों की तरह एकजड़े रहकर खेती करती हैं। दूसरी श्रेणी है शिकारी एवं खाद्य संग्राहक। ये वो जनजातियां हैं जो आज भी अपनी जरूरतों के लिए जंगलों पर निर्भर हैं, जैसे बिरहोर, खड़िया और कोरवा। तीसरी श्रेणी है शिल्पकारों की, जैसे करमाली और लोहारा, जो लोहा गलाने का काम करते हैं, और महेली, जो बांस की कलाकृतियां बनाने में माहिर हैं। और चौथी श्रेणी है घुमंतु कृषक या शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। इसमें सौरिया पहाड़ियां जनजाति आती है, जो जंगल के किसी हिस्से को साफ करके कुछ साल खेती करते हैं और फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। इस खेती को कुरवा कहते हैं। अब कुछ हाल की सरकारी योजनाओं पर बात करते हैं जो इन समुदायों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले पीएम जनमान योजना। इसका पूरा नाम है प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। और ये खास तौर पर उन 8 आदिम जनजातियों पीवीटीजीज के विकास के लिए है, जिनके बारे में हमने पहले बात की थी। जी, और इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का एक विशाल बजट रखा गया है। और इसके तहत उन्हें पक्के घर, पीने का पानी, बिजली और मोबाइल मेडिकल यूनिट जैसी बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, ताकि वे विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाएं। इसी तरह की एक और योजना है झारखंड सरकार की अबुआ आवास योजना। हाँ, जिसका नारा है अपना घर अपनी पहचान। ये उन गरीब परिवारों के लिए है जिन्हें पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिला। इसके तहत 3 कमरों का एक पक्का मकान रसोई के साथ दिया जाएगा और लक्ष्य है 2026 तक 8 लाख से ज्यादा घर बनाने का। एक और बहुत अच्छी योजना है मारांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति। ये विदेश में पढ़ाई के लिए है। जी, और अब इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। पहले ये सिर्फ ब्रिटेन के लिए थी, लेकिन अब दूसरे देशों के टॉप विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। अच्छा। और इसका लाभ अब एसटी के साथ साथ एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों को भी मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं कानूनी अधिकारों पर। वन अधिकार एवं पैसा कानून। इसका मकसद है जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय का अधिकार स्थापित करना। पैसा कानून का मतलब है कि गांव के संसाधनों के बारे में कोई भी फैसला लेने का अधिकार अब गांव की अपनी ग्राम सभा को होगा। ये एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है और झारखंड में इसे लागू करने की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है। इसी से जुड़ा एक अभियान है अबुआ बीर अबुआ देशोम, जिसका मतलब है हमारा जंगल हमारा देश। इसके तहत बड़े पैमाने पर सामुदायिक वन पट्टे बांटे जा रहे हैं। और अंत में एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण मांग है
सरना धर्म कोड की। इसकी मांग ये है कि जब अगली जनगणना हो तो उसमें धर्म वाले कॉलम में सरना का भी एक विकल्प हो। इसके पीछे तर्क ये है कि आदिवासी ना तो हिंदू हैं न ईसाई, वे प्रकृति पूजक हैं। बिल्कुल, इसलिए उनकी अलग धार्मिक पहचान को मान्यता मिलनी चाहिए। ये प्रस्ताव झारखंड विधानसभा से पास होकर अब केंद्र सरकार के पास है। चलिए अब कला और त्योहारों की बात करते हैं। लोक चित्रकला में सबसे पहला नाम है सोहराई कोहवर का। ये हजारीबाग की बहुत मशहूर कला है और इसे जीआई टैग भी मिल चुका है, जो इसकी यूनिकनेस को प्रमाणित करता है। दूसरी है पैटकर पेंटिंग, जिसे झारखंड की स्क्रोल पेंटिंग कहा जाता है। मतलब इसे कपड़े या कागज के रोल पर बनाया जाता है और कहानी सुनाई जाती है। तीसरी है जादोपटिया, जो संथाल समाज की पारंपरिक चित्रकला है। अब आते हैं त्योहारों पर। सबसे प्रमुख है सरहुल। ये फूलों का त्योहार है और इसमें साल के पेड़ की पूजा की जाती है। ये प्रकृति के नए जन्म का उत्सव है। फिर है करम, जो भाई बहन के प्यार का प्रतीक है और इसमें करम देवता की पूजा होती है। सोहराई दिवाली के समय मनाए जाने वाले पशुओं का त्योहार है, जिसमें गाय बैलों को सजाकर उनकी पूजा की जाती है। और एक है सेंद्रा, जो एक वार्षिक शिकार उत्सव है। ये उनकी पुरानी परंपराओं को जीवित रखने का एक तरीका है। और हम उन वीर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को कैसे भूल सकते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। 1784 में तिलका मांझी, जिन्हें आदि विद्रोही कहा जाता है। 1855 में सिद्धू कानू का संथाल हूल, जिनका नारा था करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। और 1895 में बिरसा मुंडा का उलगुलान, यानी महान विद्रोह। और इसीलिए 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को अब पूरे देश में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, तो ये थी हमारी आज की विस्तृत चर्चा। चलिए अब हम स्रोतों में दिए गए 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। एक छोटा सा क्विज हो जाए। बिल्कुल तैयार हूं। मैं प्रश्न और विकल्प पढ़ूंगी और फिर हम सही जवाब जानेंगे। तो प्रश्न 1, 2022 के संशोधन के बाद झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में किस समुदाय को सूचीबद्ध किया गया है? ए भोक्ता, बी गंजू, सी पुरान या डी देशवारी? ये तो भैया ने बात की थी। सही उत्तर है सी पुरान। बिल्कुल सही। प्रश्न 2, झारखंड का सबसे नया प्रशासनिक प्रमंडल कौन सा है? ए पलामू, बी कोल्हान, सी संथाल परगना या डी उत्तरी छोटा नागपुर? इसका सही जवाब है बी कोल्हान। बहुत बढ़िया। प्रश्न 3, ओरांव जनजाति के युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है? ए घोटुल, बी गिटियोड़ा, सी कोड़वाह या डी धुमकुरिया? ये है डी धुमकुरिया। घोटोल संथाल का है और गिटियोड़ा मुंडा का। एकदम सही। प्रश्न 4, अबुआ आवास योजना के तहत लाभार्थियों को कितने कमरों का पक्का मकान प्रदान किया जाता है? ए 1 कमरा, बी 2 कमरे, सी 3 कमरे या डी 4 कमरे? इसका सही उत्तर है सी 3 कमरे रसोई के साथ। बिल्कुल। अगला सवाल, प्रश्न 5, झारखंड में किस आदिम जनजाति पीवीटीजी की जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है? ए सौर्य पहाड़ियां, बी माल पहाड़ियां, सी असुर या डी कोरवा? इसमें सबसे ज्यादा हैं बी माल पहाड़ियां, लगभग 46%। सही जवाब। प्रश्न 6, झारखंड की किस पारंपरिक चित्रकला शैली को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? ए जादोपटिया, बी पैतकर, सी सोहराई कोहवर या डी भित्ति चित्र? ये तो बहुत प्रसिद्ध है, सी सोहराई कोहवर। अगला सवाल, प्रश्न 7, उरांव जनजाति की भाषा कुडुख किस भाषा परिवार से संबंधित है? ए ऑस्ट्रिक, बी द्रविड़, सी भारोपीय या डी तिब्बती बर्मी? कुडुख और नाल्तो ये दोनों बी द्रविड़ परिवार से हैं। बिल्कुल सही। प्रश्न 8, किस पर्व को फूलों का त्योहार कहा जाता है? ए करम, बी सोहराई, सी सेंद्रा या डी सरहुल? फूलों का त्योहार है डी सरहुल। प्रश्न 9, हो जनजाति में हठ विवाह को किस नाम से जाना जाता है? ए निर्बोलक, बी अनादर, सी सदाई बापला या डी किरिंग जवाई? हो जनजाति में इसे कहते हैं बी अनादर। और आखिरी सवाल, प्रश्न 10, पीएम जनमन योजना का प्राथमिक लक्ष्य किस समूह का विकास करना है? ए केवल अनुसूचित जाति, बी आदिम जनजातियां पीवीटीजीज, सी अन्य पिछड़ा वर्ग या डी अल्पसंख्यक समुदाय?
ये योजना खासतौर पर बी आदिम जनजातियां पीवीटीजीज के लिए है। तो आज हमने झारखंड की जनजातीय संस्कृति, उनकी परंपराओं और आज के दौर में उनके सामने मौजूद चुनौतियों और अवसरों को समझा। ये सच में परंपरा और विकास का संगम है। बिल्कुल। झारखंड की पहचान यहाँ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति ही है, जिसमें अब 35 जनजातियां शामिल हैं। और पीएम जनमन और अबू आवाज जैसी नई योजनाएं और जो 2022-24 के संशोधन हैं, वो आगामी परीक्षाओं और इस क्षेत्र को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज की चर्चा के बाद एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? एक तरफ सरना कोड जैसी मांगों के जरिए अपनी सदियों पुरानी सांस्कृतिक पहचान को बचाने की कोशिश है, हाँ, और दूसरी तरफ पारदेशीय छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं के जरिए वैश्विक मंच पर आगे बढ़ने की आकांक्षा। सही बात है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही इन समुदायों के भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती और अवसर होगा। इसी सवाल पर सोचने के लिए हम आपको छोड़ जाते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे।